दर्शकों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि सिया का ब्रेन मैपिंग टेस्ट जो है वो हमने लाइव किया है। समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सिया के दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। आप साइकोलॉजी से समझ रही थी, लेकिन जिस तरीके से वो बता रखे, देखिए सिया ने सबसे पहले शादी से मना करने की बजाय मर्डर का रास्ता क्यों चुना, ये सबसे बड़ा सवाल पुलिस के सामने भी है, जो पूछताछ में लगातार हर कोई पूछ रहा है और आज पूरा देश पूछ रहा है। दूसरा, केतन का प्यार देखकर भी सिया का क्या दिल नहीं पसीज पाया, क्योंकि जो तस्वीरें सामने रहे, सोशल मीडिया की पोस्ट देखिए, लगातार किस तरीके से प्यार से वो उनका बर्थडे मना रहा है, बावजूद इसके क्या दिल नहीं पसीजा। तीसरा सवाल, क्राइम शो अपराध की पाठशाला बन रहे हैं, क्योंकि इतने सारे चाहे टीवी शोज हो गए, सीरीज हो गई, तमाम चाहे आप ओटीटी पर इतने प्लेटफॉर्म्स पर क्राइम सीरीज आते हैं जिनकी वजह से लोगों का कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश हो रहा है। और यही साइकोलॉजिस्ट मानते भी हैं कि इनके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह यह भी हो सकती है। थ्रिलर फिल्मों का असर युवाओं पर पड़ रहा है। जिस तरीके से हम लगातार बात करें, कई ऐसी मूवीज हैं जो लगातार लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, कि पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिनमें यह बात सामने आई है कि कोई मूवी या कोई सीरीज देखकर हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा अगला सवाल, जेनजी के दिमाग कौन सा केमिकल लोचा है, ये हम सवाल इसीलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि जेनजीज आजकल लगातार ऐसे मामलों में सामने आ रखे हैं जिसमें आप सोचिए सिर्फ 20 साल की थी सिया, 20 साल की एक लड़की के अंदर इतना दिमाग कि सबसे पहले वो गूगल पर जाकर सर्च करती है कि कैसे एक मर्डर को हादसे का नाम दे दिया जाए। जब उसे पता है कि गूगल पर ये सामने से नहीं मिलेगा तो डार्क वेब का इस्तेमाल किया गया, यहां तक कि एक पासपोर्ट छिपा दिया जाता है अपने ही मंगेतर का, जिससे उसकी नवंबर में शादी होने वाली है, जिसके लिए पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी। इतना ही नहीं, जो उसका बॉयफ्रेंड था वो भी सिर्फ 22 साल का है, जिससे ये बात पता चलती है कि किस तरीके से सिया का ब्रेन मैपिंग जो है वो लगातार काम कर रहा था मात्र 20 साल की उम्र में। एक बार फिर से शिखा का रुख करते, शिखा ओवर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया अनुपा। लेकिन विक्रम सर, मैंने आपसे सवाल पूछा था, क्या अपराधियों को ऐसा लगता है कि उसके पीछे कोई सबूत नहीं छूटेगा? ऐसे केसेस में जनरली होता क्या है? नमस्कार श्वेता जी, सभी विद्वान पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। एक उम्र का तकाजा है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर है चेहरा पढ़ लेता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जो साहित्य और ओटीटी का इम्पैक्ट है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं होते थे। 2 किताबें सिडनी शेल्डन की इसी प्लॉट के ऊपर द अदर साइड ऑफ मिडनाइट फिल्म भी बनी थी, बेस्ट सेलर थी। दूसरी लाइक अ होल इन द हेड बाय जेम्स हेडली चेस, जो इसमें इंटरेस्टेड हो देख सकते हैं, इसी तरीके के प्लॉट, इसी तरीके। लेकिन जो गलतफहमी आ जाती है ओटीटी से, क्योंकि इन दोनों में सजा पाए थे, यहां पर होता है कि बिल्कुल बेदाग साफ हो गए, वो सिर्फ ओटीटी पे हो सकता है, रियल लाइफ में पकड़ा जाएगा, निश्चित पकड़ा जाएगा, कोई भागने का रास्ता नहीं है। लेकिन ये जो मन में गलतफहमी आती कौन डालता है? ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। सिडनी शेल्डन और इन्होंने जेम्स हेडली की दोनों मारे गए थे जिन्होंने इस तरह की हत्या की थी, और ऐसी सजा इन दोनों के तथाकथित प्रेमियों को मिली। मैं चाहूंगा हर सब लोग इसको देखें, द अदर साइड ऑफ मिडनाइट, और इसमें देखें भागने के सारे रास्ते बंद हैं, इन्वेस्टिगेशन छोड़ने वाला नहीं है। अच्छा विक्रम से जरा बताइएगा, जो प्राइमा फेसी होता है इन सारे केसेस में, कैसे पुलिस नोटिस करती है, कैसे चेहरे का भाव? क्योंकि जब वह श्रद्धांजलि सभा में सिया पहुंची थी, ये जानकारी भी है, वहां भी वो वहां सांत्वना देने की कोशिश कर रही थी, तो क्या वो पॉइंट होता है जिसको पकड़ती है पुलिस? बहुत सारी बातें हैं, और आपने कहा, मैं बधाई दूंगा मुंबई पुलिस को और पूना पुलिस को, क्योंकि पहली चीज होती है बॉडी लैंग्वेज, भाव भंगिमा, जिसको कहते हैं क्लैमी हैंड्स। हाथ में पसीना आ रहा है, सर घर में एसी चल रहा है और हाथ में आपके पसीने की धार बह रही है। दूसरा जिसको कहते हैं शिफ्टी आइज, आपसे मैं बात कर रहा हूं और आपका ध्यान दाएं बाएं है और आप हमसे आंख में आंख मिला के बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब यही कि आपके दिल में है चोट। फिर मैं आपकी जब कमरे का मुआयना करूंगा तो आपकी जो पुस्तकें हैं, दे आर इंडिकेटिव ऑफ योर पर्सनैलिटी। दिल जले की आह, कब्रिस्तान का चौकीदार, ये मैं रियल लाइफ बता रहा हूं। अगर ये किताब भी मिल रही तो आपको मनोचिकित्सक की जरूरत है, हमारे पैनल वाले। और अगर आप ऐसे ओटीटी देख रही हैं, चुड़ैल की चीख, भयानक मंदिर, तो जाहिर है कि आपकी मनोदशा, जाहिर है आजकल जो कंटेंट्स है वो बड़ा गहरा असर लोगों पर छोड़ते हैं। दीपिका नारायण भारद्वाज हमारे साथ हैं। दीपिका जी, ये पूरा मामला, एक के बाद इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, राजा रघुवंशी का केस हमने देखा है, उसके बाद केतन अग्रवाल के साथ ये कुछ हुआ है, क्या हो रहा है और क्या साइकी है आजकल? लड़कियां जो पहले बड़ा सहमी सी होती थी, आज जमाना बदला उनके लिए, आज बहुत जरूरत हो गई कि आगे वो बढ़ सकती हैं। ये जो खुलापन है वो लड़कियों को, महिलाओं को मिला है, जो कि समाज में होना चाहिए था। जब ये हुआ है तो फिर बदला क्या है? शिखा, थैंक यू इस पर्सपेक्टिव के ऊपर बात करने के लिए, क्योंकि मैं आपको सिर्फ इस चीज से शुरुआत करना चाहूंगी कि सिर्फ ये एक केतन का केस नहीं है। मेरी एनजीओ जो है एकम न्याय फाउंडेशन, क्योंकि पुरुषों के ऊपर होते हुए अपराध की कहीं पे कोई लिस्टिंग नहीं होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में ये नहीं पता चलता है कि कितने पुरुष जो है मार दिए गए अडल्ट्री की वजह से, या कितने आदमी जो है वो मर गए क्योंकि उनकी
पत्नियां जो है उनको प्रताड़ित कर रही थी, तो इसलिए हमारा एनजीओ जो है इस तरह का डेटा डॉक्यूमेंट करता है। सिर्फ जून में हर रोज सिर्फ हिंदी और इंग्लिश मीडिया में छपे हुए आर्टिकल्स को हम लोगों ने डॉक्यूमेंट किया है। सोचिए एक्चुअल नंबर्स बहुत ज्यादा होगा। हर रोज 2 मर्डर्स हुए हैं आदमियों के उनकी पत्नियों द्वारा उनके प्रेमी के साथ मिलके। तो ये जो क्राइम है लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कभी कभार तो 3, 4, 5 ऐसे मर्डर्स आते हैं। बिल्कुल और बहुत जरूरी है कि इस समय अवेयरनेस जो है वो और जगह, जो भी ऐसी वारदातों को अंजाम देते हैं उन्हें पता होना चाहिए कि उनका अंजाम सलाखों के पीछे होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।